मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में अब लचीलापन, विकल्प और तकनीक तीनों हैं। सरकार का दावा है कि छात्र अब पढ़ाई के बीच में विषय बदल सकेंगे और राज्य को मिलेंगी 3 नई यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने 2 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड में इसे बीमारू से विकसित प्रदेश की यात्रा बताया। आजादी के बाद में हम 2023 तक 7 आयुर्वेदिक कॉलेज वाला प्रदेश होते थे, एक यूनानी और एक होम्योपैथिक कॉलेज, ऐसे 9 कॉलेज हमारे आयुष विभाग के होते थे। लेकिन इन 2 सालों में भारत सरकार ने 5 हमको नए, एक साल में 5, फिर दूसरे साल में 2, ऐसे 7 भारत सरकार ने एक साथ हमको आयुर्वेदिक कॉलेज दिए हैं और एक कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार अपने फंड से 8 हमारे आयुर्वेदिक आयुष कॉलेज नए बनने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकेंगे और जरूरत पड़ने पर बीच में ही बदलाव भी कर सकेंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक गुना, खरगोन और सागर में नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। प्रदेश में 16 लाख से अधिक छात्र शासकीय और निजी कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। इसके लिए 336 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का दावा है कि 2003 के बाद से बीजेपी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकाला। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पहले ही हम उच्च शिक्षा में डिजी लॉकर का प्रारंभ कर चुके हैं, उससे बड़ी संख्या में हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है, उन सब के मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में उपलब्ध हो सकेगी। आने वाले समय में हम उसको और अच्छी टेक्नोलॉजी से हाथ जोड़ करके विद्यार्थी कभी भी उससे निकाल सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों पर कम से कम बोझ हो। तकनीकी शिक्षा को लेकर भी सरकार आक्रामक है। 68 महाविद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू, 6 शासकीय और 17 स्वशासी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर कृषि पाठ्यक्रम। सत्र 2025-26 में शासकीय पॉलिटेक्निक में 21.38% नामांकन वृद्धि। इतना ही नहीं, 10वीं के बाद किए जाने वाले 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता देने का भी फैसला लिया गया है। वहीं विपक्ष का सवाल है, क्या कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है? विषय बदलने की आजादी कागजों तक ही सीमित तो नहीं रहेगी। नई यूनिवर्सिटियों में शिक्षक, भवन और रिसर्च फंड आखिर कब तक पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे? विपक्ष का आरोप है, AI और नई शिक्षा नीति की बातें जमीनी हकीकत से आगे की तस्वीर दिखा रही हैं। इंदर सिंह परमार जी ने नई शिक्षा नीति पढ़ी है क्या? मंत्री तो बन गए, पढ़ी होती तो वो ये बात नहीं करते। और इंदर सिंह परमार जी से मेरा पहला सवाल ये है कि ये 2 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, इन्हीं 2 साल में उपलब्धि हासिल की ना। उन्होंने बयान दिया था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं, चंदन लाल गुप्ता ने की है। करवाइए PhD चंदन लाल गुप्ता पे। चंदन लाल गुप्ता पे रिसर्च के जो है सब्जेक्ट्स जारी करवाइए आप अपने जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में। हिम्मत है वो इंदर परमार जी में? इस तरह के प्रपंच करके 52 जो है फार्मेसी के कॉलेज में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, ये मालूम है उनको। और जो है 2 साल में उनने जो है पूरे झंडे गाड़ दिए, विश्व की नंबर 1 बना दिया मध्य प्रदेश को। सरकार आंकड़ों के जरिए जवाब देती है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत 68,218 छात्रों को 750 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में 14,447 लाभार्थी हुए, जिनको 14.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही 50 मेधावी छात्राओं को अंतिम सेमेस्टर के लिए मानित भोपाल भेजा गया। एक तरफ सरकार का दावा शिक्षा में आजादी, तकनीक और अवसर, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं, घोषणा पहले जमीन बाद में।
अब फैसला छात्रों और अभिभावकों के अनुभव पर होगा। क्या यह बदलाव सिलेबस सिस्टम तक पहुंचेगा या फिर बहसों में ही सिमट कर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस हम इस बात पर करने वाले हैं कि उच्च शिक्षा की मध्य प्रदेश में उड़ान कहां तक पहुंची है, और ये उड़ान जहां तक पहुंची है उसकी जानकारी, उसकी रिपोर्ट आज उच्च शिक्षा मंत्री ने आम लोगों के सामने रखी। और जैसे ही ये रिपोर्ट आई उसके बाद से लगातार सियासत गर्म है। हर रिपोर्ट के साथ विपक्ष का सवाल और हर रिपोर्ट के साथ सरकार का दावा हमें देखने को मिलता है। ऐसे में उच्च शिक्षा किस पायदान पर खड़ा है, कितना कदम हम उच्च शिक्षा पर चल चुके हैं, और जब देश की तुलना मध्य प्रदेश से की जा रही है तो उच्च शिक्षा में हम कहां पर हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ प्रियंका दुबे जी मौजूद हैं, भाजपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिम्पी देवांगन जी मौजूद हैं, सिम्पी अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और डॉक्टर भूपेंद्र हमारे साथ चिरपरिचित हमारे राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत स्वागत है उनका। वो प्रोफेसर भी हैं तो उनसे ज़्यादा उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्वागत है तीनों पैनलिस्टों का। और जैसे कि हमने बताया कि सरकार के दावे क्या हैं, नीति क्या है, नीयत क्या है, सब कुछ आज रिपोर्ट में सामने आ गया। और इसको देखकर तो लगता है, गर्व होता है कि उच्च शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा विकास किया है। विपक्ष इसे अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन ओपनिंग कमेंट्स हम लेते हैं प्रियंका जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है उच्च शिक्षा में और आगे क्या होने जा रहा है। संक्षिप्त में पैनलिस्टों को बता दें, फिर इस पर प्रतिक्रियाएं लेंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश, आज हमारा मध्य प्रदेश जो है वो अगर देखा जाए एनईपी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा अग्रणी के तौर पर पंजीयन करने वाला हमारा पहला राज्य है, जिसके ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे ज्यादा लागू की गई है, जिसके माध्यम से अलग अलग विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें स्वयं पोर्टल के ऊपर पंजीयन कराने वाला हमारा मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी मध्य प्रदेश में से एक है, जिसमें 9th से लेकर के ग्रेजुएशन तक मुफ्त किताबें, मुफ्त वीडियोस और अलग अलग माध्यमों से शिक्षा के जो है बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसके द्वारा जो एआई का भी मीडियम जो है, चाहे कृषि के हो या और भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें एड ऑन किए गए हैं। इसके बाद जो 10th के बाद में हमेशा 3 इयर्स प्रोग्राम्स होते थे जिनको डिप्लोमा के तौर पे देखा जाता था। बाद में बच्चों को अलग से फिर से एक एक्स्ट्रा 10+2 अलग से और पाठ्यक्रम ज्वाइन करना होता था, उससे मुक्ति मिलकर के 10+2 के बाद में जो ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स प्रोग्राम जो 12th के बाद में करना होता था, उसको भी हमने 12th के इक्विवेलेंट रख करके कम से कम उनको एक्स्ट्रा से 12th करने से मुक्ति दिलाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2390 करोड़ रुपए का बजट कृषि और अन्य एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो हायर एजुकेशन के लिए हम लोग ने अलॉटेड किया है, जो अगर कहा जाए तो किसी भी राज्य के स्तर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा माना जा सकता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जीआरई में आज रैंकिंग की गई है तो उसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश चल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस और रैंकिंग के ऊपर ध्यान ना देते हुए सरकार में अधिकतर बच्चे जो है एजुकेशन सिस्टम से अलग रह जाते थे या बीच में छोड़ देते थे। इनकी रैंकिंग सकल नामांकन आज के डेट में बढ़ा है। और मध्य प्रदेश आज शिक्षा नीति में, और अगर शिक्षा प्लस उच्च शिक्षा दोनों में ही अगर हम बात करें अग्रणी क्षेत्र में अवसर प्रदान करते हुए कदम से कदम मिला करके चल रहा है। और आज सबसे बड़ी बात जो है, शिक्षा रोजगारोन्मुखी होने जरूरी है, टेक्निकल एजुकेशन होना जरूरी है, स्किल्ड एजुकेशन की जो आवश्यकता है उस और एनईपी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि स्टूडेंट्स कौशल के साथ, हुनर के साथ अपनी शिक्षा को पूर्ण करें, जिससे वो अपने रोजगार को स्थापित भी कर सके और दूसरी जगह भी अपने क्षेत्र को बढ़ा सके। तो जैसे कि हमने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी दिखाया कि सरकार वृद्धि बता रही है उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की भी, और पाठ्यक्रमों में भी, इसके साथ ही कॉलेज भी बढ़े हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे कैसे देखती है,
शिल्पी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जनरल बात तो बार बार आती है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के मामले में वो स्थान नहीं पा पाया जो बाकी बड़े प्रदेश में जो राजधानियां हैं, जो अन्य शहर हैं, वहाँ पे हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब उछाल दिखाई दे रही है, इसको कैसे देखती है कांग्रेस? शिल्पी जी। आदरणीय मोहन जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये बीमारू से विकसित राज्य की बात करते हैं उच्च शिक्षा के मामले में। हालांकि जो राष्ट्रीय औसत दर है शिक्षा की, मध्य प्रदेश आज तक उसको अभी तक नहीं छू पाया है। हम NIRF के अगर आंकड़ों की बात करें तो 437 एंट्रीज गई थी मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की, लेकिन टॉप 100 के अंदर मध्य प्रदेश का कोई भी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी जगह नहीं बना पाया है। ये शिक्षा की गुणवत्ता है मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश शासन के ही आंकड़ों की बात करूं, जुलाई की ये रिपोर्ट है, जो हमारे यहाँ के सरकारी विश्वविद्यालय हैं उसमें मान्यता प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट है लगभग 1069 और ये 74% पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। 793 पोस्ट वेकेंट हैं। हम अगर उच्च शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो लगभग 11,000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो पद हैं उनमें से, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार बताती है कि 2000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है, तो भी हम अनुमानित मान के चल सकते हैं कि 9000 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में ये 3 और विश्वविद्यालयों की घोषणा कर देते हैं। तो जो ऑलरेडी विश्वविद्यालय या कॉलेजेस चल रहे हैं वहां पर फैकल्टी की इतनी मेजर शॉर्टेज है। इंदौर जिसे हम एक एजुकेशन हब कहते हैं, वहां पर भी जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उसमें लगभग 300 पोस्ट जो है वो शिक्षकों की खाली पड़ी हुई है। ऐसे में ये बीमारू राज्य से विकसित की बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो बहु विषय बहुसंकायक नीति ये लेकर आए थे, वो आज मध्य प्रदेश के कई कॉलेजेस में लागू है, जहां पर बच्चे मेजर के साथ में माइनर या जेनरिक सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन मोहन जी, इस नीति ने बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया है। सिर्फ इसे एक प्रयोग की तरह यूज किया गया है, जहां पर अगर आप अधिकांश बच्चों से एक ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो माइनर सब्जेक्ट्स या जो जेनरिक सब्जेक्ट्स है इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। यही बच्चे मेजर सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जेनरिक सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं पर फैकल्टी नहीं है और कहीं पर टीचर्स इन जेनरिक सब्जेक्ट्स को लेने वाले बच्चों को दूर से आकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो आप इन बच्चों के भविष्य के ऊपर असर डाल रहे हैं। चलिए कुछ ऐसे जवाब ले लेते हैं। आप काफी लंबे चौड़े सवाल हो जाएंगे तो फिर जवाब ही गैप हो जाएंगे। एक फिर आऊंगा भूपेंद्र जी के पास भी। प्रियंका जी, बार बार ये बात आ रही है कि आप AI से शिक्षा को बढ़ाने के लिए नई दिशा दी जा रही है, पर ये जैसे कि कांग्रेस बता रही है कि अभी जो दावे किए जा रहे हैं गुणवत्ता के वही कमज़ोर हैं, जो पाठ्यक्रम है वही गायब हैं, जो संसाधन है वही नहीं है। इस तरीके से देखा जाए शिक्षा की तो बात छोड़िए, अगर शिक्षा की भी क्षेत्र में बात करने जाऊं, उच्च शिक्षा तो जो कर रहे हैं वो तो बहुत बेहतर है ही, परंतु अगर हम देखें तो वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल्स में मध्य प्रदेश के 2 स्कूलों का नाम चला गया, रतलाम और झाबुआ का, जो कि अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र के, और 83% से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर इसी समाज के जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अव्वल है, ठीक है, वहां समझ में आता है, भारत में अव्वल है वो भी समझ में आता है, परंतु विश्व में अपनी ख्याति को बिखेर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की आज स्थिति बन चुकी है। हमारी बहन ने चिंता जाहिर की माइनर और मेजर सब्जेक्ट की, तो अगर देखा जाए तो उसकी ओर भी कार्य करते हुए, और ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें अगर हम देखा जाए लोग जहां एक तरीके से CBSE मॉडल्स पर कार्य करना, आज हम IB मॉडल्स के ऊपर स्कूल्स को स्टार्ट कर चुके हैं और मेजर और माइनर दोनों में बच्चे उतनी ही कह सकते हैं विश्वसनीयता के साथ एडमिशन भी ले रहे हैं और उत्तीर्ण भी हो रहे हैं। तो आज अगर हम बात करते हैं तो कौशल भी मिला है और साथ ही हाथ में बच्चों को रोजगार से संबंधित शिक्षा दे करके बच्चों का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि सभी और बच्चे नए नए, चाहे गेम्स हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, सभी में अपनी ख्याति को बिखेरते हुए मध्य प्रदेश का नाम चहु और जो है वो विकसित कर रहे हैं। चलिए आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन एक टिप्पणी हम प्रोफेसर साहब की भी ले लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सरकारी दावों को देखने के बाद आपका क्या आकलन है? आप प्रोफेसर होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं? कुछ वृद्धि दिखती है या फिर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है?
देखिए, निश्चित रूप से सरकार नए नवाचार करती है और नई टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा में समावेश भी होता है। 2020 में नई शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसको लागू किया गया। अभी मुख्य गौण और ऐच्छिक और वैकल्पिक विषयों की बात की, मेजर माइनर की और इलेक्टिव विषय की, तो उस विषय में निश्चित रूप से विसंगतियां हैं। उस विषय में है वो तो एक अलग विषय है, और जो 26 विषय जो वैकल्पिक विषय में है उनमें चयन के लिए विद्यार्थियों को निश्चित रूप से अवसर दिया गया है, लेकिन वो विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में 4 से या 5 विषय ही सिलेक्टेड कर पाते हैं। ये एक दुविधा है क्योंकि शिक्षकों की बड़ी कमी है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विश्वविद्यालय के रूप में नए विश्वविद्यालय निश्चित रूप से 24 विश्वविद्यालय खोल दिए हैं राज्य सरकार ने, लेकिन अगर अधोरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को भरने के लिए सरकार निश्चित रूप से बहुत दूर तक प्रयास करेगी तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि जीडीपी का जो 1% है सेंट्रल गवर्नमेंट उच्च शिक्षा में खर्चा करती है और लगभग 11% राज्य सरकार करती है, और जिसमें 281 करोड़ रुपए तो अतिथि गेस्ट फैकल्टी के लिए पैसा देता है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो गेस्ट फैकल्टी से चल रहे हैं, और संविधान की धारा 19 अनुच्छेद 19-21 के तहत समान कार्य समान वेतन समानता का अधिकार है। जो अगर व्यक्ति नए जुड़े हैं और जिनकी शिक्षा जिनको गेस्ट पे रखा जा रहा है वो 40,000 रुपए 30,000 रुपए में काम कर रहे हैं और वही वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो ये असमानता का बिंदु कहां तक शिक्षा के लिए पारदर्शिता पूर्ण रहा है। आज जिस तरह से उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 16 लाख विद्यार्थी हैं, जिसमें 54 विश्वविद्यालय प्राइवेट है, और 54 विश्वविद्यालय प्राइवेट होने के कारण उन विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 की संख्या एक में मान के चले, तो आधी संख्या तो वही घेरे हुए हैं। तो और जो कि शासकीय योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति और दूसरी चीजें चल रही हैं, तो उनके तहत विद्यार्थी आते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति नगण्य है, लेकिन सरकार लगातार विद्यालयों विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रयास करती रही। उसके लिए नई नई नवाचार, अटेंडेंस, ई अटेंडेंस, लोकेशन, सारी चीजें की, और लेकिन तब भी उसमें गोलमाल है और इस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार एक रचना बना रही है निश्चित रूप से नए विश्वविद्यालय नए महाविद्यालयों खोलने की, उसमें तो निश्चित रूप से लंबी लाइन है, लेकिन उनकी अधोरचना के रूप में अभी बहुत, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं होंगे, दूसरी बात तो विद्यार्थी कैसे होंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में राज्य अग्रणी था, लेकिन नई शिक्षा नीति को समझने वाले शिक्षक कहाँ हैं, ये भी सरकार को सोचना होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छी चीज को लागू करते हैं तो लागू करने में शिक्षक भी होते हैं और विद्यार्थी होते हैं। जब उनके पास जो अवसर दिए जा रहे हैं मातृभाषा में अध्ययन करने के लिए, हिंदी में जब हम शिवराज जी थे तो हिंदी में विषय मातृभाषा में पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात की गई थी, उसके लिए पुस्तकों के लंबा गैप हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने जब मातृभाषा में जिस तरह से प्रयोग किया था उसके तहत सिलेबस बने, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो वो मातृभाषा के रूप में निश्चित रूप से हम चलिए, तो काफी कुछ है, और क्योंकि विषय काफी बड़ा है और उच्च शिक्षा समाहित कुछ चीज़ों में या कागजों की एक फाइल में नहीं हो सकती, और शिल्पी जी की बात भी अधूरी रह गई थी, वो भी ले लेते हैं एक सवाल के रूप में प्रियंका जी से, फिर एक फाइनल आंसर लेंगे। शिल्पी जी, क्या कांग्रेस इसमें कुछ सलाह देगी क्या, कैसे इसको संभाला जाए, उच्च शिक्षा में कहाँ पर और फोकस करने की ज़रूरत है? कई चीज़ें हैं वो तो दिख रही है, पर सलाह के रूप में आप लोग की क्या सलाह है जो ठीक किया जा सकता है, रिपोर्ट कार्ड में जैसे ऐड होना था? देखिए मोहन जी, पहली बात तो ये कि हमने टॉप 100 स्कूल्स की बात नहीं करी थी, हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात करी थी, जिसमें मध्य प्रदेश अभी तक अपना स्थान बना नहीं पाया है। दूसरी बात ये है कि जो ये 68 कॉलेजेस में एआई पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो वस्तुस्थिति ये है कि मध्य प्रदेश की स्कूलों में लगभग 65% स्कूल्स ऐसी है जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। ऐसे में अगर ये कॉलेजेस में एआई पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो कितने अपग्रेडेड लैब्स है, कितनी अपग्रेडेड फैकल्टीज है, इस पर भी सरकार को स्पष्ट बात करनी चाहिए। ये 16 लाख विद्यार्थियों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे तो वो मात्र 27% है, यानी 100 बच्चों पर सिर्फ 27 बच्चे ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं।
तो ऐसे में 16 लाख बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं, आपको AISHE डैशबोर्ड के ऊपर यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी ड्रॉप आउट रेट क्या है, इनका पासिंग परसेंटेज क्या है। साथ ही आप कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर भी बात करिए ना, रोजगार की तरफ आप इन बच्चों को कितना इनका रुझान पैदा कर सकते हैं और आप इनमें से कितने बच्चों के रोजगार को सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो सरकार बिल्कुल भी बात नहीं करती है। साथ ही अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा के अंदर आज भी 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो है नहीं। तो देखिए, जब आधार संरचना जो आपकी नींव है वो ही कमजोर है, तो ऐसे में आप विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो ये जितने दावे बनाम हकीकत है ये सब ढकोसले लगते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार को अभी भी बहुत ज्यादा कार्य करने की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर वो उच्च शिक्षा की बात हो। और एक बात और बता देती हूं कि स्कूली शिक्षा के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक स्कूल बचाओ संघर्ष समिति भी मैदान में उतरी हुई है, क्योंकि 29,000 स्कूल्स को सरकार बंद कर चुकी है और ये उस समिति का आंकड़ा है कि लगभग 75,000 स्कूल्स को और बंद करने की तैयारी है। ऐसे में आप 3 विश्वविद्यालयों की और बातें करते हैं, तो ये सारे दावे हैं जिनको आप साल दर साल प्रस्तुत करते रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रियंका जी बता दीजिए कि भाई ये जो कॉलेज खुलने के दावे हैं वो कब तक पूरे होंगे, नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिल पाएगी क्या इस कार्यकाल में? देखिए, सर्वप्रथम मेरी बहन के खुद ही का बयान दोहराभाषी है। वो कहती है जब फाउंडेशन कमजोर होगा तो फिर बिल्डिंग अच्छी नहीं बन सकती। तो मैंने जब स्कूलों की तारीफ करी तो इन्हें उसमें आपत्ति हो गई कि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल नहीं, उन्हें स्वीकार नहीं है कि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल मध्य प्रदेश में है। तो फाउंडेशन अच्छा कर रहे हैं तभी तो आप लोग का हायर एजुकेशन अच्छा होगा। तो पहले ये तसल्ली कर लीजिए कि स्कूली क्षेत्र में तो हमने बहुत अग्रणी तौर पे कार्य किया है और कर भी रहे हैं। जब भी तो CM राइज स्कूल वर्ल्ड क्लास माने गए, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। और आज जैसे मैंने कहा स्किल्ड ओरिएंटेड हमने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, तभी तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को साथ में लेकर के भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसके बाद मैं अगर बात करती हूँ तो स्कॉच अवार्ड लेने वाला हमारा मध्य प्रदेश है। UDSE मान्यता के अंतर्गत सभी स्कूलों को अपग्रेडेड किया गया, वो मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ जब कॉलेजेस में हम बात करते हैं तो चाहे IIMs की बात करें, चाहे IITs की बात करें, मध्य प्रदेश और भोपाल में अगर इंदौर और एजुकेशन सिस्टम में जिस हिसाब से इंदौर और भोपाल को अपडेटेड किया गया है, आज जन तक वो चीज आपने देखी। टेक्निकल एजुकेशन हो चाहे मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें वो भी खोले गए हैं। तो साथ ही जैसे बहन ने चिंता जाहिर करी कि शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश जो है वो संपूर्ण बजट के साथ में जो बहाना हुआ करता था इनके शासनकाल में, और एक तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश का जितना बजट होता था लगभग उतना बजट आज स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के ऊपर खर्च करके मध्य प्रदेश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के बच्चों के साथ खड़ी है और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने की ओर हर संभव प्रयास कर रही है। चलिए, ये दावे हैं और बजट में कई बार चीज़ें दिखती हैं पर वो ज़मीन पे नहीं होती, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट कार्ड में लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई गई है। इस पर हमारा आकलन लगातार जारी रहेगा। आज समय की बाध्यता है, चर्चा यहीं ख़त्म करेंगे। भूपेन जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रियंका जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सिम्पी जी हमारे साथ मौजूद रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।